हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया सिद्धांत की चर्चा करेंगे। मैक्स वेबर की सभी धारणाओं में सामाजिक क्रिया सिद्धांत का अलग ही महत्व है, क्योंकि उनके अनुसार समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक क्रिया ही है। यहाँ तक कि उन्होंने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया के निर्वचनात्मक समझ से संबंधित है। मैक्स वेबर के अनुसार मोटे तौर पर सभी व्यक्ति की सभी क्रियाओं को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला वैयक्तिक क्रिया और दूसरा सामाजिक क्रिया। वैयक्तिक क्रिया वैसी क्रिया है जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा संपादित की जाती है। इस अर्थात इसका दूसरे व्यक्ति से ना कोई संबंध होता है और ना ही विशेष लेना देना होता है। दूसरी तरफ उन्होंने सामाजिक क्रिया को रखा। सामाजिक क्रिया की प्रकृति को उन्होंने स्पष्ट करते हुए यह कहा कि व्यक्ति की प्रत्येक प्रकार की क्रिया को हम सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते हैं। उन्होंने सामाजिक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा कि सामाजिक क्रिया सिर्फ उसी क्रिया को कहना चाहिए जबकि उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ अर्थात सब्जेक्टिव मीनिंग के अनुसार उस क्रिया में दूसरे व्यक्तियों के मनोभावों तथा क्रियाओं का समावेश हो और उन्हीं के अनुसार उसकी गतिविधि निश्चित हो। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सभी व्यक्ति की सभी क्रियाओं को हम सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते हैं। हम सामाजिक क्रिया सिर्फ ऐसी ही क्रियाओं को कहेंगे जिसका व्यक्तिनिष्ठ अर्थ जो क्रिया करने वाला व्यक्ति है वह लगाए और इस क्रिया का दूसरे व्यक्तियों से संबंध हो, अर्थात यह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में की जाए अथवा दूसरे व्यक्तियों की क्रिया से प्रभावित हो अथवा दूसरे व्यक्तियों की क्रिया को प्रभावित करता हो, तो ऐसी ही क्रियाओं को हम सामाजिक क्रिया के नाम से संबोधित करेंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहने के लिए यह ज़रूरी है कि हम उसके उद्देश्यपूर्ण पर्पसिव मीनिंग जो होती है उसको हम लोग ध्यान में रखें और वह जो पर्पसिव मीनिंग होती है, उद्देश्यपूर्ण जो अर्थ होती है क्रिया का, वह अर्थ कैसे समझा जाना चाहिए, वह अर्थ उस व्यक्ति के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिस व्यक्ति ने उस क्रिया को संपादित किया हो और उस व्यक्ति ने जो अर्थ क्रिया को करते समय लगाया हो। तो वैसी क्रिया को ही मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया कहा है। अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की कुछ कसौटियाँ तय की हैं, अर्थात ये ऐसी कसौटियाँ हैं जिनके आधार पर मैक्स वेबर यह तय करते हैं कि किसी भी क्रिया को हम सामाजिक क्रिया कब कब कहेंगे, अर्थात कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिसको हम सामाजिक क्रिया कहेंगे और कौन सी ऐसी क्रिया हैं जिनको हम सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। उन्होंने मूल रूप से 4 कसौटियाँ तय की हैं सामाजिक क्रिया की। पहली कसौटी है कि कोई भी सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल अथवा वर्तमान काल अथवा उनके भविष्य काल में किए गए किसी के व्यवहार के द्वारा प्रभावित होगी अगर, तभी हम उसको सामाजिक क्रिया कहेंगे। अर्थात सामाजिक क्रिया किसी दूसरे व्यक्ति के
भूत, वर्तमान अथवा भविष्य में की गई या की जाने वाली क्रिया या व्यवहार से निश्चित रूप से प्रभावित होता है, उसी को हम सामाजिक क्रिया कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर दो व्यक्तियों में झगड़ा हो जाता है और इस झगड़े के बाद जब झगड़ा होता है दो व्यक्तियों में, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की अगर पिटाई कर देता है, तो जो पिटाई खाने वाला, जो मार खाने वाला व्यक्ति है, अगर उस समय कुछ नहीं करता है, चुप रह जाता है, चुपचाप अपने घर चला जाता है, लेकिन बाद में कभी बदला लेने की नीयत से दिमाग में उसके रहता है कि हमको इसने चूँकि मुझे मारा है तो इससे मुझे बदला लेना है, तो वह जब ऐसे मौके की तलाश करता है और जब उसको कभी एकांत में वो व्यक्ति मिल जाता है या उसको मौका जब मिल जाता है, तो वह व्यक्ति उसकी पिटाई कर देता है। अर्थात तो जो ये पिटाई दूसरा व्यक्ति कर देता है, तो इस पिटाई में जो दूसरा व्यक्ति यह पिटाई करता है बाद में मौके की तलाश करके, तो यह पीटने का उसका काम जो है, पहले व्यक्ति ने चूँकि उसको भूतकाल में पीटा था, उसके द्वारा पीटने के कारण ही इसने जो है एकांत में मौका पाकर इसको फिर से दूसरे व्यक्ति ने पीट दिया। अगर उस समय इसने पहले व्यक्ति ने दूसरे को नहीं पीटा होता, तो बाद के काल में भविष्य में जो है पहले व्यक्ति ने दूसरे को नहीं पीटा होता। अर्थात यहाँ पर दूसरा व्यक्ति जो है जिसने एकांत में पहले व्यक्ति को पीट दिया, वह दूसरे व्यक्ति के भूतकाल की क्रिया से प्रभावित है। अब इसी को हम लोग दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं। ये तो भूतकाल की बात हो गई। वर्तमान में अगर हम इसको देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर उसी झगड़े में अगर दोनों व्यक्ति आपस में मारपीट कर, एक व्यक्ति पीटता है और दूसरा व्यक्ति भी उसी समय उसको पीट देता है, तो यह जो है यह क्रिया, दोनों की क्रिया प्रतिक्रिया जो है वह क्या है, दोनों के वर्तमान काल की क्रिया से प्रभावित है। और मान लीजिए एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा की तैयारी करता है और वह अगर परीक्षा में सफल हो जाता है, तो परीक्षा में सफल होने की क्रिया जो है, परीक्षा में तैयारी करने की उसकी जो क्रिया है, वह परीक्षा में सफल होने की क्रिया से प्रभावित है और संबंधित है, और इस प्रकार से यह उसके भविष्य काल की क्रिया से जुड़ जाता है। अर्थात किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया होने के लिए ज़रूरी है कि वह किसी दूसरे व्यक्ति के भूत, वर्तमान अथवा भविष्य में की गई किसी क्रिया से अवश्य ही प्रभावित होना चाहिए। ये पहली कसौटी है। दूसरी कसौटी है मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया की, कि हम किसी भी व्यक्ति की प्रत्येक प्रकार की क्रिया या प्रत्येक प्रकार की आदत को हम सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते हैं। कोई भी बाह्य क्रिया गैर सामाजिक है, अर्थात नॉन सोशल है, यदि वह सिर्फ बेजानदार अथवा जड़ वस्तुओं अथवा निर्जीव वस्तुओं के प्रति की जाती है और उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप की गई है। अर्थात जैसे किसी हॉस्टल में एक व्यक्ति अगर एकांत में पढ़ रहा है, या एकांत में कोई व्यक्ति वो भजन कर रहा है, रात में अपने घर में पूजा कर रहा है, भजन कर रहा है, या एकांत में पढ़ रहा है, तो उसकी इस क्रिया को हम सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। हिमालय के ऊपर कोई सन्यासी अगर तपस्या कर रहा है, तो उसकी क्रिया को भी हम सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे।
क्योंकि वह जड़ और बेजानदार अथवा निर्जीव वस्तु से प्रभावित होकर क्रिया की जाती है, इसलिए उसे हम सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। सामाजिक क्रिया का संबंध मनुष्यों से है। मनुष्य और मनुष्यों के बीच में होने वाली जो क्रियाएं हैं और एक दूसरे का अर्थ समझकर अर्थपूर्ण ढंग से की जाने वाली जो क्रिया, उससे सामाजिक क्रिया संबंधित है मैक्स वेबर के अनुसार। इसलिए किसी व्यक्ति का एकांत में भजन करना, पढ़ाई करना, तपस्या करना सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता है। उसे सामाजिक क्रिया हम तब कहेंगे जब, जैसे कि विवाह में होता है, एक पुरोहित या पुजारी या ब्राह्मण जो है, बहुत सारे रीति रिवाज उसमें होते हैं, वहाँ पर मंत्र पढ़ता है और वर वधू को और उनके परिवार वालों को जैसे जैसे विधि विधान कहता है कि आप ये कीजिए, तो उसके कहे के अनुसार, मंत्र पढ़ने के अनुसार जब दूसरे व्यक्ति क्रिया करते हैं तो उस क्रिया को हम वहाँ पर सामाजिक क्रिया कहेंगे। ये तीसरी कसौटी जो है सामाजिक क्रिया कहने की, वो ये है कि उन्होंने कहा कि मनुष्य के प्रत्येक प्रकार के संपर्क जो दो व्यक्तियों के बीच होते हैं उसको हम सामाजिक क्रिया में नहीं रखते हैं। अर्थात जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलेंगे एक दूसरे से और प्रभावित करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वह सामाजिक क्रिया ही होगी। जैसा उदाहरण से इसको हम लोग समझते हैं, जैसे यदि दो मोटरसाइकिल सवार रास्ते में आमने सामने से आ जा रहे हैं और दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन एक्सीडेंट हो जाने के बाद दोनों चुपचाप, दोनों कोई बात नहीं करते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, तो उनके इस प्रकार के क्रिया को हम, क्रिया तो वहाँ पर हुई, एक्सीडेंट हुआ, क्रिया हुई, लेकिन वह सामाजिक क्रिया नहीं, क्योंकि दोनों व्यक्तियों में किसी प्रकार की अंतः क्रिया नहीं हुई। लेकिन अगर एक्सीडेंट होने के बाद ये दोनों व्यक्ति आपस में अगर झगड़ा करने लगते, मारपीट करने लगते, तो उनकी यह मारपीट या झगड़ा करने की जो क्रिया थी उसको हम सामाजिक क्रिया कहते हैं, क्योंकि झगड़ा करना या फिर मारपीट करने की जो क्रिया थी दोनों की, वह एक दूसरे की क्रियाओं से अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित थी और अर्थपूर्ण ढंग से ये दोनों एक दूसरे की क्रियाओं को प्रभावित कर रहे थे। ऐसी स्थिति में ये क्रिया जो सामाजिक क्रिया होती है। अब आते हैं चौथी कसौटी पे। चौथी कसौटी उन्होंने रखी है कि कई व्यक्तियों द्वारा एक ही प्रकार की जाने वाली क्रियाओं को हम सामाजिक क्रिया भी नहीं कहेंगे। अर्थात कहने का अर्थ उनका ये है कि जब बहुत सारे लोग एक ही प्रकार की क्रिया एक साथ करने लगते हैं तो उसको भी हम सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में वह जो एक समूह व्यक्तियों का है, सभी एक ही क्रिया को दोहरा रहे हैं, लेकिन उनका आपस में क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं है। उस क्रिया का संबंध अगर किसी दूसरी क्रिया से है जो आपस में नहीं है तो उसको हम सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। जैसे उदाहरण देते हुए, जैसे बारिश हो रही है और बहुत सारे लोग अगर जा रहे हैं, अचानक से बारिश होने लगती है, सभी लोग छाता लेकर छाता अपना खोल लेते हैं, तो ऐसे में यह सभी व्यक्तियों के द्वारा छाता खोलने की क्रिया जो है वहाँ पर सामाजिक क्रिया नहीं होगी, क्योंकि छाता खोलने की क्रिया का संबंध एक व्यक्ति की क्रिया का दूसरे व्यक्ति की क्रिया से नहीं था। वहाँ पर छाता खोलने की क्रिया का संबंध क्या था? बारिश से। बारिश हुई इसलिए छाता सभी लोगों ने खोला। तो इस प्रकार से मैक्स वेबर ने ये 4 कसौटियाँ रखी और कहा कि जो क्रिया सामाजिक क्रिया की इन 4 कसौटियों में फिट बैठती है, सिर्फ उन्हीं क्रियाओं को हम सामाजिक क्रिया कहेंगे। अर्थात सामाजिक क्रिया सिर्फ उसी क्रिया को हम कहेंगे जो दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में की गई हो
दूसरे व्यक्तियों की क्रिया से अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित हो, दूसरे व्यक्तियों की क्रिया से अर्थपूर्ण ढंग से प्रभावित होती हो, ऐसी क्रियाओं को ही हम सामाजिक क्रिया कहेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सामाजिक क्रिया के उनके बताए गए प्रकारों के विषय में चर्चा करेंगे। थैंक यू।